खट्टी मीठी कहानियाँ। अंजलि चुपचाप कमरे के कोने में खड़ी है। वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसकी सास सरला एक डंडा लेकर उसको मारने के लिए आ रही है। अंजलि दुर्गा माँ को पुकारने लगी। हे दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए दुर्गा माँ, मुझे बचा लीजिए। कोई नहीं बचा सकता तुझे, आज तेरा खेल खत्म। दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, आखिर मेरी गलती क्या है? तू बांझ है, यही तेरी गलती है। अब ये ले। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। मुझे छोड़ दीजिए। सरला अंजलि को मारना शुरू करती है और कुछ देर तक बिना रुके मारती रहती है। अंजलि के सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, हमें एक औलाद भी नहीं दे पाई, बांझ कहेगी। ये बोलकर सरला चली जाती है। सरला के जाने के बाद अंजलि बहुत रोती है। उसके कमरे में एक दुर्गा माँ की मूर्ति है। अंजलि मूर्ति के पास जाती है और रोते हुए दुर्गा माँ से इंसाफ मांगने लगती है। हे माँ, ये लोग रोज मुझे मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, मैं बस सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ। आप कुछ कीजिए माँ, मुझे इस नरक से बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अंजलि एक भोली भाली औरत है। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। अंजलि के पति का नाम ब्रजेश है। उन लोगों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए उसकी सास और पति मिलकर उसको मारते हैं। अंजलि को बुरा तो लगता है, लेकिन वो करे तो क्या करे। गांव के बाकी औरतें भी उसे चिढ़ाती हैं। उसे कोई घर नहीं बुलाता। अंजलि गांव के कुएं के पास पानी लेने जाती है तो बाकी औरतें उसे उल्टा सीधा सुनाती हैं। ए अंजलि, तू कहीं और से पानी ले, यहाँ से नहीं ले सकती है तू। क्यों दीदी, यहाँ से तो सब लेते हैं। हाँ, सब लेते हैं, मगर सब तेरे जैसे बांझ नहीं है ना। तेरे स्पर्श से पानी खराब हो जाएगा। हाँ, और कल को ये श्राप किसी और को लग गया ना बाबा ना, तू कहीं और जा। ऐसे ही अंजलि का हर दिन बीतता है। वो बस दुर्गा माँ के पास जाकर रोती है। दुर्गा माँ के प्रति अंजलि को बहुत श्रद्धा है। वो दुर्गा माँ को ही अपनी असली माँ मानती है। वो रोज सुबह नदी में नहाने जाती है और आते वक्त पेड़ से फूल तोड़कर लाती है दुर्गा माँ की पूजा के लिए। घर लौटकर पहले दुर्गा माँ की मूर्ति को फूलों से सजा देती है और माँ को कुछ फल चढ़ा देती है। पूरे मन से माँ की पूजा करने के बाद ही वो कुछ खाती है। अगले दिन सुबह अंजलि नदी स्नान के लिए निकल ही रही थी कि उसी वक्त अरे रुक रुक, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? नदी में स्नान करने जा रही हूँ माँ जी। नहाने के बाद फूल तोड़कर लाऊंगी और उससे दुर्गा माँ की पूजा करूंगी। तभी उसका पति ब्रजेश कहता है, बड़ी आई दुर्गा माँ की भगत। क्या होगा हैं? क्या होगा पूजा पाठ करके? बच्चा तो हमें दे नहीं पाई हैं? बड़ी आई पूजा पाठ करने वाली। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझी? जल्दी से रसोई में जा और हमारे लिए खाना पका। जा। मगर दुर्गा माँ को फूल दिए बिना मैं दिन की शुरुआत कैसे करूं? मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जबान लड़ाती है, रुक कलमोही, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ले, ले। जबान लड़ाती है, ले। सरला फिर से अंजलि को मारती है। मार खाने के बाद फिर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है और घर लौटकर माँ दुर्गा को फूल चढ़ाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। आज आपकी पूजा में देर हो गई माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
अंजलि दुर्गा माँ के सामने जमीन पर सर पटक के रोती रहती है। इतने में दुर्गा माँ के हाथ से एक फूल गिरते हुए अंजलि के हाथों को स्पर्श करती है। अंजलि चौंक जाती है और वो फूल अपने हाथों से उठाती है। हे माँ, आपने मुझे संकेत दिया। मैं धन्य हो गई माँ, धन्य हो गई। मैं धन्य हो गई माँ। अंजलि बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू सच्चे मन से मेरी पूजा करती है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अंजलि बहुत खुश हुई। पहली बार दुर्गा माँ ने अंजलि से बात की। अंजलि की भक्ति से दुर्गा माँ बहुत खुश है। अंजलि का सारा दुख दर्द एक पल में ही गायब हो गया। लेकिन उसी वक्त उधर सरला और ब्रजेश अपने कमरे में कुछ और ही प्लान बना रहे थे। ये मनहूस अंजलि तो कुछ काम की ही नहीं है। एक बच्चा भी नहीं दे पाई। दिन भर बस दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठी रहती है। बेटा, तू फिर से शादी कर ले। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा था। उस अंजलि के लिए हमारा वंश निर्वंश हो जाएगा क्या? हैं? माँ, आप लड़की देखिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, कह देता हूँ। सरला लड़की देखने लगती है और कुसुम नाम की एक लड़की को पसंद करती है। कुसुम के साथ ब्रजेश की शादी हो जाती है। कुसुम आकर अंजलि के ऊपर और ज्यादा अत्याचार करने लगती है। ब्रजेश की दूसरी शादी से अंजलि को बहुत बुरा लगता है। वो ब्रजेश से कहती है, आपने दूसरी शादी कर ली, मगर मैं आपकी पत्नी हूँ। ए, चुप रह, समझी ना? ज्यादा पटर पटर करेगी तो जान से हाथ धो बैठेगी। मैं जो बोलूंगी वो चुपचाप सुनना। हाँ कुसुम, अब तू ही इस बात चुड़ैल को ठीक कर सकती है। ये तो अपने आप को इस घर की मालकिन ही समझ बैठी थी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ए चुड़ैल, हम तीनों के लिए खाना बना कर ला, जा। अंजलि रोते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। हे दुर्गा माँ, ये मेरे साथ क्या हुआ? घर में सौतन आ गई। अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा? दुर्गा माँ को बुला रही है। अब मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता, समझी? स्वयं दुर्गा माँ भी नहीं। अंजलि डर जाती है और चुपचाप खाना बनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो तीनों खाना खा लेते हैं और एक साथ बैठकर आगे का प्लान बनाने लगते हैं। अब आगे क्या करना है बहू? करना क्या है? ये 5 औरत हमारे साथ ही रहेगी क्या? हटाइए इसको जल्दी से। नहीं नहीं, कभी नहीं। इसका तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे इंतजाम क्या करना है? निकालिए इसको जल्दी से घर से। हैं? यहाँ रहेगी तो इसे खिलाना पड़ेगा, फालतू में खर्चा बढ़ेगा। हैं? निकालिए जल्दी। निकाल देने से क्या फायदा होगा? लौट आई तो फिर करे क्या? वो हर सुबह नदी में स्नान करने जाती है ना, उसे वहाँ पर ही खत्म करना होगा। 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वाले दिन अंजलि सुबह सुबह नींद से उठ के दुर्गा माँ के पास आती है। दुर्गा माँ, आशीर्वाद दीजिए। आज मैं पूरी भक्ति के साथ आपकी पूजा करूंगी। इसके बाद अंजलि नदी में नहाने के लिए निकल गई। सरला, कुसुम और ब्रजेश इसी पल का इंतजार कर रहे थे। असल में वो लोग चिड़ियाघर से एक मगरमच्छ को खरीद लाए हैं और उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा है। अंजलि नहाने के लिए जब नदी में उतरती है, तभी नदी के उस पार से कुसुम मगरमच्छ को नदी में छोड़ देती है और छुपकर तमाशा देखती है। मगरमच्छ भूखा था। उसको सामने अंजलि दिखी तो उसने अंजलि पर हमला कर दिया। अंजलि जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते अंजलि बेहोश हो गई। तभी वहां दुर्गा मां प्रकट हुई और तेज रोशनी से मगरमच्छ पर वार किया। मगरमच्छ ने अंजलि को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर नदी किनारे चला गया। अब उसके सामने सरला, कुसुम और ब्रजेश है। मगरमच्छ ने उन तीनों पर हमला किया। वो तीनों जान हाथ में लेकर भागने लगे, पर मगरमच्छ से छुटकारा न पा सके। दुर्गा मां अंजलि को नदी से उठाकर घर ले आई और उसके सारे जख्म ठीक कर दिए। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी अंजलि। उन तीनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। वो लोग अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपका लाख लाख शुक्र है माँ। आप बहुत महान हैं। आप ही मेरी माँ हैं। अंजलि, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और तेरी गोद में एक हंसता खेलता बच्चा आ जाएगा। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा मां अदृश्य हो गई। अंजलि के पास बहुत सारा पैसा आ गया। उसके गोद में एक बच्चा भी आ गया। अंजलि बहुत खुश हो गई। उसका सारा दुख खत्म हो गया। इसी तरह दुर्गा मां ने अपने परम भक्त अंजलि की मदद की। अगर हम साफ दिल से दुर्गा मां को पुकारेंगे तो दुर्गा मां हमारी मदद भी जरूर करेंगी, क्योंकि वो मां है। तो जोर से बोलो, दुर्गा मां की जय। क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें हर चीज में टांग क्यों अड़ानी है? माँ जी, आपको तो पता ही है कि मैं झूठ नहीं बोल रही और आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैंने आपको वहाँ देखा था, अपनी आंखों से देखा था। अपने काम से काम रखो और इसके बारे में अब किसी से बात नहीं करोगी तुम, समझी? ठीक है, आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, अब तो मैं पता लगाकर ही रहूंगी। ये कहानी एक छोटे से इलाके बड़गांव के एक परिवार की है, जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे। रोशनी और राम, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, और राम की माँ उनके साथ रहती थी। एक दिन, ये लीजिए, आपका लंच पैक कर दिया है। माँ, आपकी चाय भी बना दी है। हाँ हाँ, लाओ, दे दो। इसमें कुछ मिलाकर तो नहीं लाई हो ना बहू? वैसे भी तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, और आप हमेशा मेरे बारे में ऐसा उल्टा क्यों सोचती हैं? नहीं, मैंने देखा है कैसे तुम्हें मेरी कही हुई कोई भी बात पसंद नहीं आती, और दिन पर दिन तुम मेरे बेटे और इस घर पर हुक्म चला रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आप हमेशा ही इन सब चीजों को ज्यादा सोचती हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जाकर काम करो अपना। मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। कावेरी और रोशनी के बीच हमेशा ही नोक झोंक और कहासुनी का माहौल रहता था। कावेरी पुराने ख्यालात की औरत थी, लेकिन रोशनी को उनकी बातें और पुराने रिवाज अटपटे लगते थे। आपने देखा है ना माँ जी को, वो हमेशा मुझसे कैसे बात करती हैं। अरे अब छोड़ो भी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। तुमने शहर में जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? हाँ, अभी उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया है। अच्छा, वैसे माँ है कहाँ पर? वो फिर से सोने गई हैं उस पुरानी हवेली में। कह रही थी कि थोड़े दिनों में अपना सामान भी वहाँ ले जाएंगी और वहीं रहने लगेंगी। माँ को भी पता नहीं क्या हो जा रहा है। मेरी तो समझ से बाहर है ये सब। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में कावेरी के हिस्से में पुरानी हवेली आई थी, जिसमें नया घर बनने से पहले उसका सारा परिवार रहा करता था। उसे उस हवेली से बहुत लगाव था, पर उसमें भी एक परेशानी थी। माँ, ये सारा सामान क्यों बांधा है आपने? मैंने बताया तो था कि हवेली में रहूंगी अब से। वो तो ठीक है माँ,
लेकिन आप वहाँ अकेली कैसे रहेंगी? राम और मैं आपको कभी वहाँ नहीं जाने देंगे। बाकी सब लोग क्या सोचेंगे इस बारे में? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो सामान नहीं लेकर जाती, लेकिन मैं रात को वहीं सोऊंगी। माँ को पता नहीं अचानक से क्या सूझी है उस हवेली में सोने की। कितनी डरावनी और भयानक जगह है वो, सालों से बंद पड़ी है। अरे कोई बात नहीं, जाने दो, 1-2 दिन में जरूर वापस आ जाएंगी। अब कावेरी रोज रात को हवेली जाती थी। रोशनी को ये सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अगले ही दिन रोशनी छत पर कपड़े सुखाने जाती है और 2 औरतों को आपस में बात करते सुनती है। तुम्हें पता है बहन, कल पुरानी हवेली के रास्ते से वापस आ रही थी तो वहाँ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं है, फिर मुझे वहाँ एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या था, मैं तो डर के मारे दबे पांव वहाँ से तेजी से निकल आई। उन दोनों की बातें सुनकर रोशनी मन ही मन सोचती है, यहाँ जरूर कुछ तो अजीब है। माँ का यूं अचानक से हवेली चले जाना और फिर गांव भर में वहाँ परछाई दिखने और आवाजें आने की चर्चा होना। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। अब अगले दिन रात होते ही रोशनी भी कावेरी के पीछे पीछे हवेली चली जाती है। पीछा करते करते रोशनी देखती है कि कावेरी हवेली के एक कोने में जाकर बैठ जाती है और अजीब से मंत्र पढ़ने लगती है। ये माँ को अचानक से क्या हो गया है? कहीं ये तंत्र विद्या में तो शामिल नहीं हो गई? तभी रोशनी की नजर एक अजीब सी दिखने वाली औरत की परछाई पर पड़ती है। अब वो डर कर पीछे मुड़ जाती है, लेकिन वो जैसे ही दोबारा वहां पर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। अरे मैं भी कितनी डरपोक हूँ, ये तो उस पीपल के पेड़ की परछाई है, यहाँ कोई भी नहीं है। इस बार रोशनी की नजर उस कोने पर पड़ती है जहां उसकी सासू माँ थी, और वहां सच में एक औरत थी। उसका चेहरा डरावना था और वो सफेद साड़ी पहने थी। तभी उसकी आंखें रोशनी से मिलती है। हे भगवान, मुझे बचा ले। अब रोशनी वहां एक पल और नहीं रुकती। डर के मारे उसका सारा शरीर कांप रहा था। अब अगले दिन रोशनी ये सब जाकर राम को बताती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम होगा। लेकिन कल परसों ही तो आप लोग कह रहे थे कि वहाँ एक परछाई है। हाँ, लेकिन परछाई तो वहम भी हो सकता है ना, क्योंकि हम उस हवेली के पास से सालों से जा रहे हैं। हमें तो कभी कोई भूत नहीं दिखा। अरे भूल जाओ, वो सब तुम्हारा वहम होगा। कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? जो मैंने देखा वो झूठ तो नहीं हो सकता। अब गांव में कोई भी रोशनी पर यकीन नहीं करता था। तभी ये बात कावेरी को पता चलती है, तो वो रोशनी से कहती है, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें हर चीज में टांग क्यों अड़ानी है? माँ जी, आपको तो पता ही है कि मैं झूठ नहीं बोल रही और आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैंने आपको वहाँ देखा था, अपनी आंखों से देखा था। अपने काम से काम रखो और इसके बारे में अब किसी से बात नहीं करोगी तुम, समझी? ठीक है, आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, अब तो मैं पता लगाकर ही रहूंगी। एक दिन हवेली के बाहर रोशनी फिर से कावेरी का पीछा करती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक काले कपड़े पहने हुए अजीब से भेष में एक आदमी भी था।
रोशनी उनकी बातें सुनती है। बाबा, अब तो वो आत्मा चली जाएगी ना? हाँ, तुम्हें 10 दिन हो गए हैं ये तंत्र विद्या वाली पूजा करते हुए। आज 11वां दिन है। आज महापूजा है। जो मैंने मंगाया था लाई हो ना? हाँ बाबा, ये लो। पूजा का सामान, नारियल और वो सब है जो आपने मंगवाया था। और ये रहे आपके पैसे, पूरे 50,000 हैं। बाबा उन पैसों को देखते ही मुस्कुराने लगते हैं और रोशनी समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। ये कोई बाबा नहीं बल्कि ढोंगी है, और ये सब इसके पैसे ऐंठने के तरीके हैं। उसका शक तब यकीन में बदलता है जब वो औरत उस बाबा के पास आती है और वो उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देता है। अब तक ये बुढ़िया पूजा में लगी हुई है। हम दोनों को यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। अच्छा, तो ये थी वो हवेली की परछाई और भूत। अभी बताती हूँ इन्हें तुम्हें। अब रोशनी दीवार के पीछे से निकल के उस औरत का हाथ पकड़ लेती है और कावेरी और बाबा के सामने कहती है, यही है वो भूत माँ जिसे आप भगाना चाहती हैं। थोड़ी देर तक तो कावेरी को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। इन लोगों ने मिलकर भूत के नाम पर आपको पागल बनाया है। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बाबा सारे पैसे लेकर हवेली से भागने लगता है। वो बाबा तो भाग गया, लेकिन मैंने तो उसे सारे पैसे दे दिए। अब क्या होगा? तभी थोड़ी देर में पुलिस बाबा को पकड़कर उस हवेली में लाती है और कावेरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलकर फंसाने की? पुलिस कावेरी के पैसे वापस कर देती है और बाबा को जेल भेज देती है। वैसे माँ जी, आप इन सब में पड़ी कैसे? अब कावेरी रोशनी को सारी बातें बताती है कि कैसे हवेली की जमीन के कागजों में अभी भी ढंग से बंटवारा नहीं हुआ है और इसी के चक्कर में वो इस बाबा से मिली। बाबा, इसका कोई तो तरीका होगा। हाँ, एक तरीका है। विधि करानी होगी। बहुत पुरानी बुरी आत्मा का साया है, इसीलिए जमीन का ढंग से बंटवारा नहीं हो रहा है। और अगर जल्द इलाज ना हुआ तो घर में से किसी की भी मौत हो सकती है। बहू, मैं बहुत डर गई थी। मैं तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देना चाहती थी। मैंने बस इसलिए उस बाबा की बात मान ली। कोई बात नहीं माँ, अब भूल जाइए ये सब। पर आगे से ऐसा कुछ भी हो आप मुझे जरूर बताएंगी। अरे वाह मोनिका, तू तो कितनी पतली हो गई है। क्या बात है, तेरे ससुराल वाले तुझे ठीक से खाना नहीं देते हैं क्या? खट्टी मीठी कहानियाँ। अहमदाबाद शहर में रमेश नाम का आदमी अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। उस परिवार के सारे लोग बहुत खुश मिजाज थे। रमेश की आज ऑफिस की छुट्टी है। वो अपने पापा के साथ मिलकर फुलवाड़ी ठीक कर रहा था। तभी रमेश की माँ अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, कहाँ हो? जरा बाहर आओ।
जी आई माँ जी। मोनिका रूम से बाहर आती है और रमेश को देखकर हंसती है। अरे आपने ये सर पर फूल क्यों लगा रखे हैं? अरे बहू, ये दुल्हन की तरह सज रहा है और इसके पापा इसको सजा रहे हैं। अरे भगवान, मैं इसको सजा नहीं रहा हूँ। फुलवाड़ी ठीक करने से ये हो गया। तुम लोग भी ना बस मजे लेने के बहाने चाहिए। पापा जी, मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। देखा आपने, कितनी समझदार है बहू हमारी। हे भगवान, मेरी बहू को किसी की नजर न लगे। अब मोनिका सबके लिए चाय लाती है और सब साथ साथ बैठकर चाय पीते हैं और हंसी मजाक चलता रहता है। अगले दिन रीना मोनिका से मिलने उसके घर आती है। रीना मोनिका की दोस्त है। अरे वाह मोनिका, तू तो कितनी पतली हो गई है। क्या बात है, तेरे ससुराल वाले तुझे ठीक से खाना नहीं देते हैं क्या? अरे पागल, धीरे बोल, माँ जी सुन लेंगी। और वैसे भी मैं आजकल थोड़ी डाइटिंग कर रही हूँ। ओहो, क्या बात है, मैडम डाइटिंग पर है? रीना बात करते करते बार बार अपनी इयररिंग्स टच करती है। कभी वो उनको ठीक करने लगती है। मोनिका समझ जाती है कि ये अपनी इयररिंग्स का शो ऑफ करने आई है उसके पास। अरे वाह रीना, तेरी इयररिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। जरा दिखाना मुझे। अरे नहीं मोनिका यार, ये डायमंड इयररिंग्स हैं, बहुत कॉस्टली हैं, खराब हो जाएंगी। तू ऐसे ही देख ले इनको। अच्छा, डायमंड्स के हैं? वाओ, नाइस यार। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की है। सबके नसीब में नहीं होते हैं ना इतने प्यार करने वाले हस्बैंड। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे जा, तूने तो शादी से पहले कहा था कि बहुत अच्छे घर में शादी हो रही है तेरी, और ये मिडिल क्लास घर मिला तुझे। मोनिका को रीना की ये बात बहुत गलत लगती है और वो बहाना करके उसको जाने को कहती है। लेकिन अब वो पूरे दिन उन डायमंड इयररिंग्स के बारे में सोचती रहती है। रमेश अपने रूम में मोनिका के साथ बैठा है। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड बहुत खराब लग रहा है। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रही थी कि आपने मुझे बहुत दिनों से कोई गिफ्ट नहीं दी, तो मुझे गिफ्ट चाहिए। अच्छा, तो मैडम गिफ्ट के लिए परेशान हैं। बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे डायमंड इयररिंग्स चाहिए, और वो भी जैसे रीना के पास है, बिल्कुल वैसी ही। अब रमेश समझ जाता है कि जरूर उसकी फ्रेंड घर पर आई होगी और उसने ही ये सब इसके दिमाग में डाला होगा। रमेश मोनिका से कहता है, मोनिका, तुम जानती हो कि अभी मेरी कंडीशन ये नहीं है कि मैं तुमको डायमंड इयररिंग्स दिलवा पाऊँ। हाँ, अगर कोई और गिफ्ट चाहिए तो बता दो। बस एक ही तो गिफ्ट मांगी है मैंने आपसे, वो तो दिलवा नहीं पा रहे हो, तो और क्या उम्मीद करूं मैं आपसे? रमेश मोनिका को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो जिद पकड़ लेती है कि उसको वही डायमंड इयररिंग्स चाहिए। ठीक है मोनिका, मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ तुमको वो इयररिंग्स दिलवा दूँ। सुनिए, मुझे ना कोई ट्राई वाई नहीं चाहिए, मुझे बस इयररिंग चाहिए। अब उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर पूनम और महेश भी वहाँ आ जाते हैं। क्या बात है बहू, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम दोनों? कोई बात करनी है तो आराम से भी तो कर सकते हो। पूरा घर सर पर उठाने की क्या जरूरत है? इसकी आज कोई फ्रेंड आई होगी और उसके पास डायमंड इयररिंग्स हैं। ये अब उनके लिए मुझसे लड़ाई कर रही है। अरे बहू, इतनी छोटी सी बात पर बच्चों की तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो दोनों? रमेश, अगली मंथ जब तुम्हारी सैलरी मिले तो बहू को वो इयररिंग्स दिलवा देना। ठीक है पापा, मैं दिलवा दूंगा। रमेश के हाँ बोलने के बाद ही मोनिका को शांति मिलती है। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रमेश अब ऑफिस में ओवर टाइम करने लगता है और बहुत मेहनत करता है। अब वो बहुत परेशान भी रहता है।
एक दिन जब मोनिका किचन में काम कर रही होती है तो वो देखती है कि पूनम रमेश के रूम में जा रही है। बेटा रमेश, क्या हुआ? आजकल तू बहुत परेशान रहता है। माँ, कल सैलरी मिलने का दिन है और मैंने इस बार बहुत मेहनत की है, पर जब मैंने हिसाब लगाया तो घर खर्च निकाल के मेरे पास बस 30,000 रुपए बच रहे हैं। इतने में डायमंड इयररिंग्स नहीं मिलेंगे। बेटा, मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुझे अपनी ये सोने की चूड़ी देने आई हूँ। इसको बेचकर तू बहू को उसकी पसंद की इयररिंग्स दिलवा देना। अरे नहीं नहीं माँ, ये आपकी चूड़ी है, मैं इनको नहीं ले सकता। और वैसे भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता तो ले भी लेता, पर मोनिका की बच्चों जैसी जिद को पूरा करने के लिए नहीं। आप इनको अपने पास ही रखिए। अरे बेटा, तुम दोनों की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। अगर बहू ही घर में उदास रहेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। ये ले चूड़ी और उसके मन का उसको दिला देना। अब चूड़ी देकर पूनम चली जाती है। ये देखकर रमेश को मोनिका पर बहुत गुस्सा आता है। मोनिका रूम में आती है जहाँ रमेश बैठा है। सुनिए जी, आपको याद है ना कि कल आपको सैलरी मिलेगी और आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे डायमंड इयररिंग गिफ्ट करोगे। गिफ्ट मांग कर नहीं लिया जाता है, और वैसे भी पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए तुमको कोई इयररिंग्स नहीं मिलेंगी। मेरा शक बिल्कुल सही था। माँ जी ने ही इनके कान भरे हैं, तभी तो ये गुस्सा हो रहे हैं। क्या सोच रही हो? मुझे आराम करना है, बहुत थका हुआ हूँ मैं। हाँ हाँ, जाती हूँ, चिल्लाओ मत आप। मोनिका गुस्सा हो जाती है। अगले दिन रमेश सैलरी लेकर घर आता है तो महेश रमेश से कहता है कि सब काम बाद में, पहले बहू की इयररिंग्स उसको दिलवा कर दो। रमेश मोनिका को लेकर ज्वेलरी शॉप पर जाता है। वेलकम सर, क्या दिखाऊं आपको? मैडम के लिए डायमंड इयररिंग्स दिखाओ। ओके सर, आपका बजट कितना है? आप इयररिंग्स दिखाओ। अब शॉपकीपर रमेश और मोनिका को बहुत अच्छे अच्छे डायमंड इयररिंग्स दिखाता है और साथ ही उनके रेट भी बताता जाता है। रमेश के पास उनके आधे पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन वो साथ में अपनी माँ की चूड़ी लेकर आया है। मुझे ये इयररिंग्स पसंद हैं। क्या रेट है इनका? मैम, ये 70,000 की इयररिंग्स है, आपको डिस्काउंट करके 65,000 की पड़ जाएगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। आप ऐसा करो कि 30,000 कैश ले लीजिए और बाकी ये सोने की चूड़ी ले लीजिए। मोनिका चूड़ी देखकर पहचान जाती है और तब वो समझ जाती है कि उस दिन माँ जी रमेश को भड़काने नहीं बल्कि मेरी इयररिंग्स के लिए ही सोने की चूड़ी देने आई थी। यह सोचकर वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। मुझे कोई इयररिंग नहीं चाहिए, अब माँ जी की चूड़ी मत दीजिए। तभी मोनिका देखती है कि शॉप पर रीना भी अपने लिए कुछ लेने आई है। रीना, यहाँ आना जरा। अरे यार, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, मुझे ना यही डायमंड इयररिंग्स चाहिए। मैम, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो आर्टिफिशियल डायमंड इयररिंग्स हैं। ये तो 400 रुपए में भी मिल जाएगी आपको। ये सुनते ही मोनिका रीना की तरफ देखती है और रीना शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अब मोनिका समझ जाती है कि रीना बस दिखावा कर रही थी। वो बिना कुछ लिए रमेश को लेकर घर वापस आ जाती है। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे पता चल गया कि दूसरों के दिखावे में नहीं आना चाहिए। मैं अपनी गलती के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। यह सुनकर पूनम मोनिका को गले लगा लेती है और सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। माधवगढ़ नाम के एक गांव में मोतीलाल और उसकी पत्नी शिवानी का एक छोटा सा घर है। उनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं, पूजा और राधा। दोनों के पैदा होने के बाद मोतीलाल देखता है कि दोनों के दाहिने कान के पीछे एक काला निशान है। अरे ये देखो शिवानी, ये देखो, दोनों के दाहिने कान के पीछे ये कैसे निशान है? अच्छा है, जुड़वा बच्चों के साथ ऐसा ही होता है।
इससे पता चलता है कि दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। शिवानी की बात सच निकली। दोनों के बीच बहुत प्यार है। पूजा और राधा हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते कूदते रहते हैं। ऐसे 4-5 साल बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे के अलावा एक पल भी नहीं रह सकते। सभी खुशी खुशी दिन बिताते हैं। एक दिन राधा और पूजा गांव में होने वाले मेले के लिए निकल जाती है। वो दोनों मेले में पहुंचती ही हैं कि तभी मेले में आग लग जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे आग, आग, भाग पूजा, पूजा भाग, पूजा भाग, आग लगी है, पूजा आग। ये बोलकर वो दोनों भागने लगती हैं, मगर भीड़ में वो नन्ही बच्चियां कितनी देर तक भाग पाएंगी। अचानक पूजा गिर जाती है। राधा भागे चली जाती है। पूजा जमीन पर गिरकर रोती रहती है, मगर राधा को उसकी चीख सुनाई नहीं देती। कुछ देर दौड़ने के बाद उसे एहसास होता है कि पूजा उसके साथ नहीं है। राधा रोने लगती है। पूजा, कहाँ है तू? कहाँ है बहन? कहाँ है तू पूजा? तभी वहाँ मोतीलाल और शिवानी आ जाते हैं। राधा घबराकर सब कुछ सच सच बता देती है। सभी मिलकर पूजा को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर पूजा नहीं मिलती। हार मानकर मोतीलाल घर लौट आता है। उधर लोगों ने मिलकर आग को काबू में कर लिया है, मगर धक्का मुक्की में पूजा बेहोश हो जाती है और जमीन पर पड़ी रहती है। और उधर शिवानी पूजा को खोकर रोती ही रहती है। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ गई? लौटा दीजिए भगवान, मेरी बेटी को लौटा दीजिए, मेरी बेटी। मत रो शिवानी, पूजा मिल जाएगी हमें, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मगर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मोतीलाल और शिवानी ने पूजा के मिलने की आशा छोड़ दी। कुछ साल बीत गए। राधा जवान हो गई। राधा के लिए रिश्ता आने लगा। ऐसे ही एक दिन शहर से राधा के लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम रजत है और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उन्हें बस 2 लाख रुपए दहेज चाहिए। मोतीलाल ने कुछ लोगों से उधार लेकर दहेज का इंतजाम किया। इसके बाद रजत के साथ राधा की शादी हो गई। राधा ससुराल चली गई। राधा बहुत खुश है, मगर सभी खुश नहीं हैं। रजत की माँ यानी कि राधा की सास जानकी ने सिर्फ दहेज के लालच में आकर शादी के लिए हाँ किया था, मगर अभी जानकी के रिश्तेदार आकर उसके कान भरने लगे। ए जानकी, कैसी बहू लाई है तू? गांव की गंवार, इसको तो शहरी कायदे कानून भी नहीं आते। ये सब बातें जानकी को चुभने लगी। उसके बाद से जानकी राधा के ऊपर अत्याचार करने लगी। ए राधा, तुझे शहरी कायदे कानून सीखने होंगे, नहीं तो इस घर में तेरी कोई जगह नहीं होगी। ये क्या कह रही है माँ जी? अभी अभी तो मेरी शादी हुई है। तो क्या हो गया? शादी हुई है, डिवोर्स होने में कितना समय लगता है? तू ऐसे ही गांव की गंवार सच के रहेगी तो हमारा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद उसने बहुत कोशिश की, मगर वो शहरी कायदे कानून सीख नहीं पाई। उसके कपड़े पहनने के तरीके गांव की लड़कियों जैसे ही थे। वो बात भी वैसे ही करती थी। ये सब देखकर जानकी गुस्सा हो गई और रजत को बोली, बेटा, इसकी वजह से तो हमारी नाक कट रही है। ये सुधरने वाली नहीं है। तो एक काम कर, किसी और से शादी कर ले। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। मेरे ऑफिस में ना एक लड़की काम करती है, पायल नाम है उसका। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं माँ। अगले ही दिन रजत शादी करके पायल को घर ले आया। पायल को देखकर जानकी बहुत खुश हुई। राधा के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा था। ये क्या? आपने दूसरी शादी कर ली? मगर क्यों?
क्योंकि तू गंवार है, गंवार। आज से पायल तेरी मालकिन है। हाँ, ये जो बोलेगी तुझे सुनना होगा, नहीं तो लात मार के घर से निकाल दूंगा, समझी? ये सुनकर राधा चुप हो गई, क्योंकि उसे पता है कि वो गांव वापस नहीं जा सकती। बहुत बदनामी होगी, उसके माँ बापू का सपना भी टूट जाएगा। इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ मानने लगी। पायल राधा के ऊपर अत्याचार करने लगी। ए राधा की बच्ची, जा मेरे लिए जूस लेकर आ। राधा पायल के लिए जूस लेकर आती है। पायल जूस का ग्लास लेती है और जमीन पर फेंक देती है। तुझे सिर्फ जूस लाने के लिए बोला था, इस जूस में पल्प है, मैं ऐसा जूस नहीं पीती। गंवार कहीं की, कुछ भी पता नहीं है इसे तो। ये बोलकर पायल एक डंडा लाती है और उससे राधा को मारने लगती है। छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए। अच्छा है, तभी तो ठीक से काम करेगी। पायल कुछ देर तक राधा को मारती है। राधा के सर में चोट लग जाती है, मगर वो करे तो क्या करे, वो बस चुपचाप सह लेती है। रात को सभी खाकर सो जाते हैं। पायल भी गहरी नींद में खो जाती है। राधा भी सोने की तैयारी करती है, मगर तभी पायल नींद में चिल्ला उठती है, आग आग आग, बचाओ, भागो भागो, आग। राधा चौंक जाती है और दौड़कर पायल के कमरे की तरफ आती है। राधा को देखकर रजत कहता है, तू क्यों आई है? हाँ, तू क्यों आई यहाँ? पायल को बीमारी है और तू मजे लेने आई है? हाँ, जा, चली जा यहाँ से, भाग। राधा चली जाती है, मगर वो सोचती रहती है, ये कैसी बीमारी है? पायल आग आग बोलकर क्यों चिल्ला रही है? अगली रात को पायल फिर से नींद में चिल्ला उठती है, माँ, बापू, मैं और कभी भी मेले में नहीं जाऊंगी। राधा फिर से दौड़कर चली जाती है और फिर से रजत उसे भगा देता है। राधा के मन में एक चीज घूमती रहती है, पायल कौन है? मेले में जाने की बात क्यों कर रही है नींद में? ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह राधा काम कर रही होती है। उस वक्त पायल ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है। वो पैदल रास्ते तक चली जाती है और तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी आकर पायल को धक्का मार देती है। वो जमीन पर गिर जाती है और बहुत सारा खून निकलने लगता है। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर राधा, रजत और जानकी सभी उसके पास जाते हैं। पायल, ये क्या हो गया है तुम्हें पायल? हाँ? रजत और जानकी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। राधा भी उनके साथ जाती है। अस्पताल में पायल को भर्ती किया जाता है। उसको अभी तक कोई होश नहीं आया है। अस्पताल में फॉर्म फिलअप करते हुए डॉक्टर कुछ सवाल करते हैं। पेशेंट के मम्मी पापा का नाम क्या है? वो तो मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब। राधा ये सुन लेती है और तभी वहां आकर कहती है, क्यों पता नहीं? उससे तुझे क्या मतलब? मतलब है माँ जी, बोलिए ना मुझे, कौन है पायल? पायल के बचपन के बारे में तो वो खुद भी नहीं जानती। सुना है किसी गांव के मेले में आग लग गई थी और वहीं वो बेहोश हो गई थी। कुछ एनजीओ के लोग उसे वहां से ले आए और अनाथ आश्रम में दाखिल करवा दिया। इसलिए तो ये नींद में आग आग बोलकर चिल्लाती रहती है। अनाथ आश्रम के लोगों ने उसका नाम पायल रखा। उससे पहले इसका क्या नाम था? अनाथ आश्रम के मुताबिक उसका नाम पूजा था। राधा बिल्कुल चौंक जाती है। वो दौड़कर पायल के पास जाती है और उसके दाहिने कान के पीछे देखती है। पायल के दाहिने कान के पीछे वो काला निशान है। ये देखकर राधा रो पड़ती है। पूजा, बहन, मेरी बहन, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन पूजा है। कहाँ चली गई थी बहन? कितना ढूंढा हम सभी लोगों ने तुझे। कहाँ चली गई थी मेरी बहन पूजा? तू कहाँ चली गई थी? किसी को
कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी राधा सबको खुद के दाहिने कान के पीछे का बर्थ मार्क दिखाती है और सारी घटनाएं खुलकर बताती है। पायल यानी पूजा को जब होश आ जाता है तब राधा उसे सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनकर वो रो पड़ती है। बहन, मेरी खोई हुई बहन, मुझे माफ करना बहन, मैंने तुझे बहुत सताया है, बहुत अत्याचार किया है। इसके बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। अत्याचारी सास और पति को छोड़कर पायल यानी कि पूजा राधा के साथ गांव जाती है। उसको सब कुछ पूरी तरह याद आ जाता है। मोतीलाल और शिवानी पूजा को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। पायल यानी पूजा उन लोगों के लिए शहर में एक बड़ा सा महल बना देती है और सभी साथ में खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।